सोचिए, एक ऐसा वक्त आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब दुनिया की कई बड़ी सभ्यताएं बस आकार ले रही थीं, भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी हाँ, जिसके शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। हर घर से जुड़ी हुई ढकी हुई नालियां थीं। बिल्कुल, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इसी महान और कह सकते हैं रहस्यमयी सभ्यता की गहराइयों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये खोजी कैसे गई, इनके लोगों का जीवन कैसा था, और वो सबसे बड़ा सवाल कि इसका अंत कैसे हुआ। हाँ, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ खंडहरों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है शहरी नियोजन की, उस जमाने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, और कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियों की जो आज भी हमें हैरान करती हैं। तो चलिए शुरुआत इसकी खोज से ही करते हैं। मतलब 1920 से पहले तक तो किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। असल में कहानी और भी पुरानी है। जब 1850 के दशक में लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछ रही थी। अच्छा, हाँ, तो अंग्रेज इंजीनियरों को हजारों पुरानी पक्की ईंटें मिली। उन्हें लगा कोई पुराना खंडर होगा। उन्होंने वो सारी ईंटें उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दी। क्या बात करें, मतलब उन्होंने इतिहास के ऊपर ही पटरी बिछा दी। बिल्कुल, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को नष्ट कर रहे हैं। तो फिर इसकी असली पहचान हुई कैसे? इसका श्रेय जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। और फिर अगले ही साल मोहनजोदड़ो मिला। हाँ, 1922 में राखाल दास बनर्जी को। और जब जॉन मार्शल ने दोनों जगहों की चीजों का मिलान किया, खास तौर पे मोहरों का। हाँ, मोहरों और बर्तनों का, तो उन्होंने 1924 में पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत में एक नई विशाल कांस्य युगीन सभ्यता खोजी गई है। और इसने तो भारत के इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। कई हजार साल। और इसका जो फैलाव था वो तो हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला कहना भी शायद कम होगा। ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी इसका क्षेत्रफल ज्यादा था। हाँ, उनसे भी ज्यादा। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। और पूरा पश्चिम में भी काफी फैलावा था। पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंदोर से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कमाल है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, इनके शहर। हाँ, इनके शहर ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। बिल्कुल, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हाँ, और शहर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा था। एक ऊंचा हिस्सा गढ़ या सिटाडेल, और एक निचला नगर जहां आम लोग रहते होंगे। और जिस चीज से वे निर्माण करते थे वो भी कमाल की थी, पकी हुई ईंटें। और वो भी एक तय आकार की। हाँ, ये सबसे अद्भुत बात है। पूरी सभ्यता में हजारों किलोमीटर के दायरे में ईंटों का अनुपात एक ही था। 1.2.4 का अनुपात। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो चीज इन्हें सबसे अलग बनाती है वो तो इनकी जल निकासी व्यवस्था है। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम। ढकी हुई नालियां जो हर घर से जुड़ी थीं। और सड़कों के नीचे से गुजरती थीं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे सफाई के लिए। इसे दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्रेनेज प्रणालियों में से एक माना जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। तो इन सुनियोजित शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? हमारे स्रोतों के हिसाब से ये एक शांतिप्रिय समाज था। मतलब कोई बड़ी बड़ी सेनाएं या योद्धा नहीं है। हमें खुदाई में तलवार, ढाल जैसे बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है ये व्यापारी लोग थे, योद्धा नहीं। और समाज में ऊंच नीच? उसके भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कोई भव्य महल या राजाओं की कब्रें नहीं मिली हैं। और स्त्रियों की स्थिति? जो माता देवी की अनगिनत मूर्तियां मिली हैं, उनसे लगता है कि समाज में महिलाओं का स्थान काफी सम्मानजनक रहा होगा। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? दो मुख्य आधार थे, कृषि और पशुपालन। फसलें कौन सी उगाते थे? गेहूं और जौ जैसी फसलें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कपास की खेती करने वाले वे दुनिया में पहले लोग थे। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले? हाँ, इसीलिए तो यूनानी कपास को सिंडन कहते थे, सिंधु के नाम पर। और ये सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि बड़े व्यापारी भी थे। बहुत बड़े। इनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला था। तो मतलब उस जमाने में भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था। बिल्कुल। लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है वो इसी का सबूत है। वे सूती कपड़े, मनके, तांबा और कांसा जैसी चीजों का व्यापार करते थे। और इतने बड़े व्यापार के लिए कोई मापतौल की व्यवस्था तो होगी ही। उनके पास उस जमाने की सबसे उन्नत बाट माप प्रणाली थी। वे दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, डेसिमल सिस्टम। हाँ,
और उनके घनाकार बांट पूरे साम्राज्य में एक जैसे थे, जो एक संगठित आर्थिक व्यवस्था का साफ संकेत है। वाकई, जितना इनके बारे में जानते हैं, हैरानी उतनी ही बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं इनकी कला और मान्यताओं की। हमें कांसे से बनी नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है। हाँ, वो डांसिंग गर्ल। और पत्थर से बनी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। लेकिन इनकी सबसे खास कलाकृति तो शायद इनकी मोहरें हैं। बिल्कुल, ये स्टीटाइट पत्थर की बनी होती थी, जिन पर जानवरों के चित्र होते थे। और कुछ लिखावट भी होती थी। हाँ, वही रहस्यमयी लिखावट। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में होता था। धार्मिक जीवन भी काफी रोचक लगता है इनका। बहुत। वे मातृ देवी और एक पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें प्रोटो शिव भी माना जाता है। हाँ, भगवान शिव का आरंभिक रूप। इसके अलावा पीपल के पेड़ और बैल जैसे पशुओं की भी पूजा होती थी। और कालीबंगा जैसी जगहों से अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता में मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। एक भी मंदिर नहीं, एक भी निश्चित प्रमाण नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, इनकी लिपि। हाँ, सिंधु घाटी की वो पहेली जो आज तक अनसुलझी है। ये एक चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें करीब 400 तरह के चिन्ह हैं और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। नहीं, क्योंकि हमें कोई रोसेटेड स्टोन जैसी चीज नहीं मिली। मतलब कोई ऐसा लेख जो 2 भाषाओं में लिखा हो। अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद सारे रहस्य खुल जाते। बिल्कुल, हम उनके समाज को उनकी नजरों से देख पाते। तो अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इतनी उन्नत, संगठित और विशाल सभ्यता, इसका अंत कैसे हो गया? इस पर कई सिद्धांत हैं। एक जो पुरानी थ्योरी थी, वो थी आर्य आक्रमण की। लेकिन अब तो उसे लगभग अस्वीकार कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब माना जाता है कि इसका पतन किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों से हुआ। और वो भी धीरे धीरे। बिल्कुल, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। सबसे बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। सूखा पड़ना। हाँ, मॉनसून का कमजोर पड़ना, जिससे सूखा पड़ा और कृषि संकट में आ गई। और नदियों ने भी अपना रास्ता बदल लिया था। सही बात है। घग्घर हकरा नदी, जो शायद प्राचीन सरस्वती थी, वो सूखने लगी। मोहनजोदाड़ो में तो बाढ़ के भी संकेत मिले हैं। 7 बार बाढ़ आने के। तो एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। और जब खेती चौपट हुई तो व्यापार भी खत्म हो गया होगा। हाँ, आर्थिक पतन भी एक बड़ा कारण था। तो ये सभ्यता अचानक नष्ट नहीं हुई, बल्कि इसका स्वरूप बदल गया। बिल्कुल, शहरी जीवन धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग छोटे छोटे गांव में जाकर बस गए। तो ये एक तरह का रूपांतरण था, विनाश नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बेहद विकसित शहरी समाज से मिलाती है, जिनके पास अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल था, संगठित व्यापार था और एक शांतिपूर्ण जीवन भी था। और वो प्रकृति के बदलावों के सामने टिक नहीं सके। हाँ, उनकी शहरी दुनिया धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, वो अनसुलझी लिपि। हाँ, सोचिए, अगर कल हम उस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो हमें क्या पता चलेगा? उनके समाज के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, और शायद उनके पतन के असली कारणों के बारे में। वो कौन सी कहानियां हैं जो आज भी उन मोहरों पर अंकित हैं और बस हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही